हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने यूट्यूब पे एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 20। और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से पिछले कुछ सालों में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे या उनको सॉल्व करेंगे। और यहां पर हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालेंगे, बल्कि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रखा है उसको भी हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा है। सबसे पहले देखेंगे भाई आया कब है, साफ साफ दिख रहा है 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन का कहना है कि ये चार्ज Q is at center of two concentric sphere. The outward electric flux through the inner sphere is phi, while that through the outer sphere is 2 phi. The amount of charge contained in the region between the two sphere is. समझते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास दो concentric sphere है, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है। दोनों कोसेंट्रिक स्फीयर है, दोनों का सेंटर कहां पर है, एक ही जगह पर है। ये क्या है मेरे पास, इनर स्फीयर है और ये मेरे पास क्या है भाई, आउटर स्फीयर है। अब उसने ये बोला है कि भाई यहां पर एक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ टू कोसेंट्रिक स्फीयर, यानी जो इनर स्फीयर है उसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, इस तरह से Q चार्ज रखा हुआ है। और फिर ये बोला गया है कि इस इनर स्फीयर से बाहर की ओर कुछ फ्लक्स निकल रहा है, यहां से इस तरह से बाहर की ओर कुछ फ्लक्स निकल रहा है, जिस फ्लक्स की वैल्यू कितने रखी है हमको, फाई दे रखी है। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ वी ऑल नो दैट कि दिस फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने क्वेश्चन में यही बोला है कि भाई अगर मेरे पास क्या हो, कुछ इस तरह से हो, जो मेरे पास बाहर वाला स्फीयर है उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना है, 2 फाई के बराबर है। यानी बाहर वाले स्फीयर से पास होने वाला जो फ्लक्स है, जो बाहर वाला स्फीयर है उससे जो फ्लक्स ऐसे बाहर को निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी बोल रखी है उसने, 2 फाई बोल रखी। कितनी बोल रखी है भाई, 2 फाई बोल रखी है। फिर ये बोला है कि इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है, कौन सा वाला, ये वाला रीजन है, इस रीजन में कितना चार्ज रखा होगा। मान लिया इस रीजन में Q डैश चार्ज रखा है, कितना चार्ज रखा है, Q डैश चार्ज रखा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई इस आउटर स्फीयर ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई आउटर स्फीयर, दिस विल बी इक्वल टू, एक चार्ज तो इसके सेंटर पर है, Q प्लस कितना आ जाएगा, Q प्राइम आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ वी ऑल नो दैट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस आउटर स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाई दिस आउटर स्फीयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस फाई आउट कितना दे रखा है मेरे को, या फाई कमिंग आउट फ्रॉम दिस आउटर स्फीयर कितना दे रखा है, 2 फाई के बराबर दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बच्चों, 2 फाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास फाई इंक्लोज कितना है, यहाँ मेरे पास सॉरी Q इंक्लोज कितना है, Q प्लस का Q प्राइम के बराबर है, डिवाइड में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। मुझे ये Q प्राइम निकालना है, यहाँ से मैं ये फाई की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो फाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, फाई है मेरे पास Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू Q प्लस का Q प्राइम डिवाइड में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं सॉल्यूशन करूंगा, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आती है मेरे को, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2Q इक्वल टू Q प्लस का Q प्राइम हो जाएगा। मुझे Q प्राइम निकालना है, तो Q प्राइम विल बी इक्वल टू 2Q माइनस कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो फ्रॉम हियर Q इज इक्वल टू कितना आ गया, Q प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, Q आ गया। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में कितना चार्ज रखा होगा, Q प्राइम के बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, Q के बराबर होगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप इसका आंसर ये कैलकुलेशन किए बिना भी दे सकते थे। सिंपल सी बात है, फ्लक्स 2 टाइम हो रहा है, तो अगर चार्ज वहां Q है इसके अंदर, अगर फ्लक्स 2 टाइम होता है बीच में कितना चार्ज होगा, उसका ठीक डबल, यानी यहाँ Q है तो यहाँ भी कितना होगा, Q होगा। तभी तो कितना 2Q चार्ज होगा, तभी तो क्या होगा, 2 टाइम होगा फ्लक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कैलकुलेशन इसलिए करी क्योंकि मैं समझा रहा हूं, अगर आप एग्जाम में बैठे होगे तो ये कैलकुलेशन आप नहीं करोगे,
ऐसे करके आंसर दोगे। देखो वैसे ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक चीज फील हो रही होगी कि जैम में कभी कभी क्लास 11 और क्लास 12 के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। ये कोई सस्ती बात नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, नहीं होता बहुत से बच्चों से, ये बेसिक क्लियर नहीं होते हैं। बीएससी में बहुत से बच्चे, बहुत सारे मैसेज मेरे को ऐसे आते हैं कि सर मेरा बेसिक ही क्लियर नहीं है ना, तो बहुत से बच्चे इन सवालों को नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आपने प्रैक्टिस की हो अपने क्लास 11-12 में, आपको ये बहुत ही आसान लगा हो, लेकिन सब बच्चों के लिए ये आसान नहीं होता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे को रोज रियलिटी दिखती है बच्चों की। वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, मैं क्या करूं। पढ़ो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो ये क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 एंड आउटर रेडियस R2। आउटर रेडियस कितनी है भाई, R2 के बराबर है। इनक्लोज्ड ए चार्ज Q, क्या कर रखा है इसने, एक चार्ज Q यहां पर इंक्लोज कर रखा है, विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस D, जो कि कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, D डिस्टेंस पर रखा हुआ है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर के सेंटर से, ये मेरे पास क्या है, स्फीयर का सेंटर है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेल इज, इस सेल के सेंटर पे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। इसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूं। मेरे पास एक सेल है, इस तरह से स्फेरिकल सेल है और हॉलो स्फेरिकल सेल है, उसने बोल रखा है, यानी ये खाली जगह है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस जो इनर रेडियस है उसे कितनी है, R1 है, ये इसकी आउटर रेडियस है जिसको उसने कितना बोला है, R2 बोला है, और यहाँ पर कितना चार्ज है भाई, Q चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, इस तरह से Q चार्ज है। इतनी बात समझ में आई आपको। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि होगा क्या, कैसा स्फीयर है भाई, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। जैसे ये Q चार्ज यहाँ पर है ना, अब ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो इस Q चार्ज की वजह से इसकी इनर सरफेस में एक चार्ज इंड्यूस होगा, एंड दैट चार्ज विल बी नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये क्या है, पॉजिटिव है, तो सॉरी ये पॉजिटिव है। अब ये कंडक्टिंग सेल है, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन के उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, इसके इस इनर सरफेस में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी इनर सरफेस में कैसा चार्ज आया भाई, इस तरह से नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसकी इनर सरफेस में क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब जितना इसकी इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसकी सरफेस पर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर कैविटी के कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो कि भाई इसको एज ए कैविटी ले लो, तो जितना चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है उतना ही चार्ज कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसके सरफेस में इस तरह से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर। ये बात क्लियर होगी आपको, ये बात क्लियर हुई। वैसे एक चीज और समझना कि यहाँ पर जो इसकी इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इतना अच्छे से यूनिफॉर्मली नहीं होगा। यहाँ पर जैसा चार्ज होगा, कहाँ पर, एक बार मिटा के चलता हूँ मैं इसको, समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसके अंदर, इसकी सरफेस के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इतने अच्छे से नहीं होगा। ये मेरे पास क्या है, R1 है, यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इसके बहुत करीब है। जैसे जैसे दूर जाऊंगा नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा, इस तरह से एक दूसरे से दूर जाएगा यूँ करके, यानी यहाँ पर उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब आउटर सरफेस की बात करूंगा तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा भाई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये कॉन्सेप्ट तक इसका कैविटी का, ठीक है। तो अगर मैं इसको एज ए कैविटी लेके चलूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या, ये चार्ज है प्लस Q चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूज होगा, और यहाँ पर जैसा चार्ज इंड्यूज होगा और जैसे दूर जाऊंगा चार्ज क्या होता जाएगा मेरा, उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। यानी यहाँ पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो चार्ज यहाँ रिफ्लेक्ट होगा इसके आउटर सरफेस में, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्यों यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज ये फ्री है, ये वाला चार्ज ये मूव करने के लिए फ्री है, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और कुछ इस तरह से रिपेल करेगा कि यहाँ पर क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाए, और वो तभी होगा कि जब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात आपको, ओके। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे क्या करना है, इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, मुझे ये निकालना है। अब जरा समझना क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे तोड़ दूं कि मेरे पास एक ये सेल है इस तरह से, और इस सेल में इस तरह से नेगेटिव चार्ज है यूं करके,
ठीक है, वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इसका सेंटर है। ठीक, माना इसमें कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ होगा भी कितना, माइनस क्यू चार्ज, बिकॉज ये क्या है, प्लस क्यू है, तो यहाँ कितना चार्ज आएगा इसकी इनर सरफेस में, माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू चार्ज। अगर मैं ये बोलूँ ये रेडियस इसकी कितनी है, इसकी r1 है, तो इसके सेंटर पर इस कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो इसको अगर मैं v1 बोलूँ तो दिस v1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई या माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, r1 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पर होता है। कॉन्सेप्ट समझना, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पर होता है। सरफेस पर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r1 के बराबर, और उतना ही कहाँ होगा, उसके सेंटर पे भी होगा। अब आओ किसके लिए, बड़े वाले आउटर सरफेस के लिए। ये आउटर सरफेस है, ये इसका सेंटर है, रेडियस कितनी यहाँ से यहाँ तक भाई, r2 बोल रखी है हमने। ठीक है, और इसमें चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना उसके अंदर है उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बताओ भाई इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। अगर मैं इस स्फीयर के इस स्फेरिकल सेल के सेंटर पोटेंशियल निकालो यहाँ पर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r2 के बराबर। यानी जितना सरफेस पर होगा उतना ही उसके सेंटर पे भी होगा। ठीक है, अब जरा समझा, ये मेरे पास है q चार्ज है जो यहाँ से d डिस्टेंस पर है। इस q चार्ज के कारण इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, इसको मैंने v2 बोल दिया और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, v3 बोल देता हूँ। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। अगर मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है q, इससे d डिस्टेंस पर इस पॉइंट p पर या इस पॉइंट o पर कितना पोटेंशियल होगा, v3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई d के बराबर होगा। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ ले लो। ठीक है, पहले ये वाला हो गया, इसके बाहर से ये वाला हो गया यूं करके, और फिर इस वाले के अंदर d डिस्टेंस पर ये q चार्ज हो गया। यानी अगर इन तीनों को साथ लूंगा तो यहां पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहां पर नेट पोटेंशियल v विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू आउटर मोस्ट सेल प्लस आउटर सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू इनर सरफेस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस q चार्ज। तो कितना आ जाएगा, सिंपल ये v1 प्लस v2 प्लस कितना आया, v3 आया। तीनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, देखो तीनों को जोड़ो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अगर मैं तीनों को प्लस करूंगा तो तीनों से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बाहर आ गया। अंदर कितना बचा देखो भाई, q अपॉन d यहां से बचेगा, माइनस q अपॉन r1 यहां से बचेगा, आ गया माइनस का q अपॉन r1 यहां पर आ गया भाई। फिर यहां मेरे पास क्या बचेगा, q अपॉन r2 यहां से बचेगा, तो यहां मेरे पास कितना आ गया, ये q अपॉन r2 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर समझने वाली बात ये थी कि भाई अगर मेरे पास कोई भी एक कंडक्टिंग सेल है, उस सेल के सरफेस में जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल उसके सेंटर पे भी होता है, क्योंकि यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई काम करना पड़ेगा नहीं हमको, जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। अगर वर्क डन ही जीरो हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल होगा ही नहीं, तो चेंज इन पोटेंशियल नहीं होगा तो जितना सरफेस पर है उतना ही उस सेल के अंदर भी होगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और 2015 में यहां से अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कब आया हुआ है, 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, और अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन पढ़ोगे तो फिर आंसर देने में हो सकता है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फॉर एन इनफाइनेटली लॉन्ग वायर विथ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है उसकी, लैम्डा है, यानी चार्ज डेंसिटी कैसी है उसकी, यूनिफॉर्म है। अलोंग द जेड एक्सिस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट a, b, 0 अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय। देखो जरा समझना, इस तरह से मैंने मान लिया ये मेरे पास क्या है, एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, इस तरह से ये मेरे पास क्या है, एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है।
इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, ओरिजिन बोल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, एक्स एक्सेस। इसे मैंने क्या बोल दिया भाई यहाँ पर, इसे मैंने क्या बोल दिया भाई, वाई एक्सेस। और इसे मैंने क्या बोल दिया, हमारा जेड एक्सेस। तो ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सेस, और ये जेड एक्सेस, और ये एक्स एक्सेस, और ये मेरे पास क्या है भाई, ओरिजिन है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट कहां पर होगा भाई, ये पॉइंट ढूंढना है मेरे को। साफ साफ दिख रहा है इस पॉइंट के लिए z इक्वल टू कितना है, 0 है। z इक्वल टू कितना है, 0 है। x इक्वल टू कितना है, a है। y इक्वल टू कितना है, b है। यानी ये जो पॉइंट है किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। यानी एक्स वाई प्लेन में मैं x में कितना आ रहा हूं, समझना जरा। मैं x में यहां से यहां कितना आ रहा हूं, ये मैं आ रहा हूं यहां से यहां कितना, a। मैं y में कितना जा रहा हूं भाई, यहां से यहां b जा रहा हूं। y में कितना जा रहा हूं, b जा रहा हूं। और अगर मैं अब ये पॉइंट निकालो, पॉइंट कहां पर आएगा, तो पॉइंट कहां पर आएगा, दोनों को मिला दो ऐसे। यहां से नॉर्मल ऐसे खींचा, यहां से नॉर्मल ऐसे खींचा, ये पॉइंट आ गया भाई। इस पॉइंट पर यहां पर z इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। और ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, a, b, 0 आ गया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितने बताओ, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज r। अगर ये डिस्टेंस निकल गई ना तो कहानी भी बहुत आसान है। अगर मैं ये डिस्टेंस या फिर ये वेक्टर निकालूं तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो इससे कोऑर्डिनेट यहां पर कितना होगा, 0,0 होगा, या 0,0,0 होगा। एक बार और लिख दो, 0,0,0 ये से कोऑर्डिनेट होंगे। अगर मैं यहां से ये r वेक्टर निकालने को जाऊं, अगर मैं ये r वेक्टर निकालने को जाऊं, बताओ भाई, ये r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a i कैप प्लस b j कैप प्लस, और z की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो कितना आ गया ये, 0 k कैप आ गया। तो दिस r वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये r वेक्टर विल बी इक्वल टू a i कैप प्लस बी जे कैप, ऐसा कुछ आया। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। अगर मेरे पास इस तरह से एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इस तरह से एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, या लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इससे r डिस्टेंस पर, माना इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता था, E इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर के बराबर, 2 लैम्डा बाई आर के बराबर, जहां आर है वो क्या है, इस पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इस केस में मेरा आर नहीं दे रखा, आर वेक्टर दे रखा है, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, आर निकालना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान देना, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आर कैप डायरेक्शन में होगा। यानी अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे बाहर की ओर होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा। लेकिन अभी कौन सा वाला केस है, बाहर वाला केस है, बिकॉज पॉजिटिव उसने दे रखा है। ठीक है, उसने नेगेटिव नहीं बोला तो पॉजिटिव ही है। ओके, तो ये मेरे पास चीज है अभी। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ जाएगा, देखो सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर का फॉर्मूला, ए आई कैप प्लस, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बताओ क्या हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन, सॉरी क्या लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है, अंडररूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर मैं यहां से आर कैप निकालूंगा तो आर कैप इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर के बराबर। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, अंडररूट ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर की वैल्यू, दिस इज ए आई कैप प्लस, क्या आ जाएगा ये, ए आई कैप प्लस बी जे कैप अपॉन अंडररूट ऑफ दिस वन इज ए स्क्वायर प्लस में कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया। ये क्या निकल गया, आर कैप। ये मेरे पास क्या है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये मेरे पास क्या है, उसका यूनिट वेक्टर है। फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, E विल बी इक्वल टू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको काट दो 2 बार तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर वी हैव 2 लैम्डा अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है भाई, ये मेरे पास है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 1/2 और इंटू आर कैप। आर कैप की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ब्रैकेट ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और अपॉन में कितना आ गया, ये अगेन मेरे पास कितना हो जाएगा, हियर वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 1/2।
ऐसा कुछ आया, ठीक हो गया भाई। देखो ये दोनों एक ही जैसे हैं, पावर कितना है 1/2 1/2, तो पावर ऐड हो तो 1 बच जाएगी पावर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड ओ 2 एप्सिलॉन नॉट था तो ये 2 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये 2 नहीं होगा यहाँ पर, तो ये लैम्डा और इनटू कितना आ गया ये ए आई कैप एंड प्लस का बी जे कैप एंड अपॉन में कितना आ गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, ये मेरे पास क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ रूट है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ सिर्फ आई कैप है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है आई कैप, इस ई एक्स कैप को मैं आई कैप भी लिख सकता हूँ, एक ही बात हुई, और यहाँ तो ये भी क्या है रूट आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा मेरा, सही होगा, ठीक है। तो अगेन ये अच्छा क्वेश्चन था, बस हमें ये चीज निकालनी थी तो आ जाता आंसर, क्लियर बात, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोलना है इसका, एन आर्बिट्री स्फीयर या सरफेस या शेप, एन आर्बिट्री शेप्ड कंडक्टर इनक्लोज्ड ए चार्ज प्लस क्यू, इसके अंदर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, एंड is surrounded by a conducting hollow sphere, is surrounded by a conducting hollow sphere as shown in the figure. 4 different region of space 1 2 3 and 4 are given, 1 2 3 and 4 are given, are indicated in the figure, which of the following statement is correct। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते सारे। तो पहला ऑप्शन क्या है, the electric field lines in region 2 are not affected by the position of charge q, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर वॉल ऑफ हॉलो स्फीयर इज यूनिफॉर्म, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर वॉल ऑफ हॉलो स्फीयर इज यूनिफॉर्म। तीसरा ऑप्शन है द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर स्फीयर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज ऑलवेज यूनिफॉर्म irrespective of the position of charge q in region 1, और डी ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 हैज ए रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे, ये हमें बताना है। देखो सिंपल सा कैविटी का कॉन्सेप्ट है, समझते हैं जरा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास एक शेप है, ये चार्ज है, यहाँ पर देखो एक क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है एक आर्बिट्री शेप का, ये जो मेरे पास लाल कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। दिस इज ए कंडक्टर, रीजन 1 में क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब जितना चार्ज रीजन 1 में रखा हुआ है उतना ही चार्ज इस कंडक्टर के सरफेस में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये बात आप समझते हैं। जितना यहां अंदर चार्ज रखा हुआ है उतना ही चार्ज इसकी सरफेस में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आज में ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ये जो सरफेस है इसकी किसकी, ये जो मेरे पास ये वाला एक आर्बिट्री शेप का एक कंडक्टर है, उसकी जो सरफेस है वो वैक्यूम में नहीं है, उसको इस कंडक्टिंग स्फीयर ने क्या कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है। तो यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा, ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि अगर ये चार्ज प्लस क्यू है तो जो प्लस चार्ज आएगा इसकी सरफेस पर वो यहां पर ज्यादा आएगा, यहां पर चार्ज कैसा आएगा, ज्यादा आएगा यूं करके, और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो जो इसकी डेंसिटी है चार्ज की वो क्या होती जाएगी, ऐसे कम होती जाएगी। यानी यहां पर चार्ज ज्यादा आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां चार्ज क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं इसके अंदर देखूंगा तो इस पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, और बाहर उसी की जगह जो बाहर के पोर्शन में बाहर की ओर से जो प्लस चार्ज है वो ज्यादा होगा, ठीक है। यानी सीधी सीधी बात है, देखो ऐसे समझो, माना ये मेरे पास एक कैविटी है यूं करके, ठीक है, ये एक कंडक्टर है यूं करके, और इस कंडक्टर में एक एक कैविटी है, यहां पर मान लिया इसका सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, जो प्लस क्यू चार्ज है वो कैविटी के सेंटर पे है, तो सेंटर पे है तो ये सब जगह बराबर है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, सब जगह ऐसे सेम तरीके से आएगा, ठीक है। अब बाहर तो सेम ही तरह से रहता है वो हमेशा ऑलवेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बाहर हमेशा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज बाहर वैक्यूम है, ठीक है, उसके साथ कुछ इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। अगर कुछ ऐसा हो, ये मेरे पास तरह से कंडक्टर है, समझना जरा, ये कंडक्टर है यूं करके,
ये इसके अंदर कैविटी है, चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है, समझना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इंड्यूस होगा, फिर यहाँ कम होगा, फिर यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ सबसे ज़्यादा। अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रखा है तो बाहर की ओर भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इंड्यूस होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज को बाहर जो जाएगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान देना, जो आउटर मोस्ट सरफेस में होता है वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है, चाहे इसके अंदर चार्ज कहीं पर रखा हो, ठीक। इस केस में क्या है, ये जो मेरे पास ये वाला स्फीयर है, कौन सा वाला, सॉरी, ये जो सरफेस है, दिस इज नॉट आइसोलेटेड और वी कैन से दिस इज नॉट इन वैक्यूम। इसको इस कंडक्टर ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा, या बोल सकते हैं यहां पर चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां को चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हमारी कम होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां को चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हमारी कम होगी। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर यहां पर प्लस चार्ज ज्यादा है तो अब इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर कैसा चार्ज आएगा, इसकी इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज, जो कि यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां क्या होगा, ऐसे चार्ज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये किसकी इनर सरफेस है, इस वाले की, जिसने इनक्लोज कर रखा है उसकी इनर सरफेस है, ठीक है, सराउंडेड बाई हॉलो स्फीयर। ये जो हॉलो स्फीयर है इसकी इनर सरफेस में यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यानी यहां पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और फिर यहां कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, ठीक है। सेम रीजन है भाई, इसको कैंसिल करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी यहां पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब जितना नेगेटिव चार्ज यहां इंड्यूस होगा उतना ही कहां रिफ्लेक्ट होगा, इसके सरफेस पर। लेकिन जब सरफेस पर चार्ज रिफ्लेक्ट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि बाहर क्या है, वैक्यूम है, उसके साथ वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, ये चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा और यहां क्या होगा, कम होगा, बिकॉज यहां पॉजिटिव चार्ज भी क्या है, कम है। लेकिन जब बाहर की बात करूं तो बाहर चार्ज कैसा होगा, एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाहर चार्ज का, ये आप ध्यान रखना। बाहर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा भाई, एकदम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहां, आउटर मोस्ट सरफेस में, ठीक है। लेकिन इनर सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा कि भाई ये जो मैंने कैविटी के अंदर चार्ज रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, ठीक है। इस रीजन 1 में इस चार्ज की पोजीशन कहां पर है उस बात पर वो डिपेंड करेगा। क्लियर है इतनी बात, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब बारी किसकी है, एक और चीज यहां पर पूछा था उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करो बोला था वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। देखो रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, ऐसे ज्यादा होंगी, ठीक है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, एक दूसरे से दूर दूर होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे कुछ होगा। क्या ये रेडियल है, बिल्कुल रेडियल नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एकदम से ऐसे इधर को आएगा और यहां पर एक दूसरे से दूर दूर होगा। रेडियल का मतलब क्या होता है, ऐसे, रेडियल का मतलब क्या होता है, ऐसे, ठीक है, अलोंग द रेडियस, ये रेडियल होता है। क्या ऐसा दिख रहा है ये, नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ऐसा, ठीक है। क्लियर बात। तो पहला ऑप्शन में पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन रीजन 2 आर नॉट इफेक्टेड बाई द पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू। भाई सिंपल सी गलत बात है ना, अगर ये चार्ज यहां पर लोग कहीं सेंटर पे होता तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर चार्ज कैसा होता, रेडियल हो जाता, ठीक है। इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा, इफेक्ट करता है। अगला ऑप्शन बोलो, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर वॉल ऑफ हॉलो स्फीयर इज यूनिफॉर्म। क्या यूनिफॉर्म है, नेगेटिव चार्ज यहां पर नहीं है, तो ये भी क्या है भाई मेरा, गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर इज ऑलवेज यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू ऑन रीजन 1। बिल्कुल सही बात है भाई, इस रीजन में चार्ज कहीं पर रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आउटर रीजन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमेशा कैसा होगा भाई, यूनिफॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। चौथा भी देख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 हैज ए रेडियल सिमेट्री। बिल्कुल नहीं है, रेडियल सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है, तो रेडियल सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे एक पॉइंट से बाहर को निकलता हुआ दिखेगा मेरे को, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर कि एक पॉइंट से बाहर को निकलता हुआ दिख रहा है, लग रहा है कि कहीं यहाँ से बाहर को निकल रहा है, यहाँ कम निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है, तो दिस इज नॉट ए रेडियल सिमेट्री, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4
और 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा आएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैम 2016 में अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहना है इस क्वेश्चन का, एक बार पढ़ोगे आप लोग, पढ़ो एक बार ध्यान से। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का कहना है कि फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इक्वल टू, देखो डाइपोल मोमेंट p दे रखा है मेरे को, कितना है यहाँ पर p इक्वल टू दे रखा कितना, p नॉट z कैप। देखो ई जेड कैप लिखा है, उसका मतलब जेड कैप हुआ, यानी डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, जेड का डायरेक्शन में रखा हुआ है। प्लेस्ड एट ओरिजिन, कहां पर रखा है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। P नॉट इज ए कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन, जो कि बिल्कुल सही बात होगी। और ई एक्स कैप, ई वाई कैप एंड ई जेड कैप आर यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। द पोटेंशियल फॉल एज ए 1/r² वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। फिर बोल रहा है द स्फेरिकल सरफेस centered at origin, the spherical surface centered at origin is an equipotential surface। ऑप्शन सी बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस इंक्लोजिंग द ओरिजिन इज जीरो। और डी ऑप्शन बोल रहा है रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द एक्स वाई प्लेन। एक एक करके देखते हैं हर ऑप्शन को, और हर ऑप्शन अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर ऑप्शन को देखेंगे और हर ऑप्शन से एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। क्लियर, ओके। हमारा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, हमें समझना भी है कि भाई हो क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है किसके बारे में भाई, पोटेंशियल के बारे में, यानी पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सबसे पहला पॉइंट ही क्या आता है हमारे पास, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्या आता है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। बताओ भाई क्या फॉर्मूला होता है, क्लास 11 12 में बहुत ज्यादा पढ़ा था आपने, बीएससी में तो पढ़ा होगा। पोटेंशियल टू डाइपोल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में कितना आता है, इंटू में आता है हमारे पास कितना, P cos थीटा, और अपॉन में क्या होता है r²। ठीक है, तो इस तरह का केस है यहाँ पर। किस तरीके का, अरे समझो, तो ये मेरे पास क्या है इस तरह से, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और ये यहाँ पर z एक्सेस है, और जो मेरा डाइपोल है वो ऐसे रखा हुआ है। किस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से, इन z डायरेक्शन। डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, दिस इज अवर डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p नॉट के बराबर है, p नॉट z कैप के बराबर। ठीक है, और अज्यूम कर लो यहाँ से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट p है, जो कि ये r वेक्टर है, ये एंगल यहाँ से यहाँ कितना है, थीटा है। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट P पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ये उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r²। ये उसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्या वो 1/r² के साथ फॉल कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। देखो साफ साफ दिख रहा है कि दिस V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, किधर है बात, तो ये ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी की ओर आते हैं, ए स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट ओरिजिन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, कैसा करूं, इस आर को रेडियस मानते हुए यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ करूं, इस आर को रेडियस मानते हुए यहां पर एक इस तरह से स्फीयर ड्रॉ कर दिया मैंने, इस आर को रेडियस मानते हुए मैंने यहां पर इस तरह से एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, इस आर को रेडियस मानते हुए मैंने यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। इस तरह से मैंने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर है। ठीक है, यू करके, ओके। तो दिस इज अवर एक्स एक्सेस, दिस इज अवर वाई एक्सेस एंड दिस इज अवर जेड एक्सेस। और जो डाइपोल है कहाँ पर रखा हुआ भाई, कहीं यहाँ पर रखा हुआ है। दिस इज अवर डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, किस डायरेक्शन में है, जेड के डायरेक्शन में है। मान लिया ये मेरे पास क्या आर वेक्टर है, दिस इज अवर आर वेक्टर एंड दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल कितना है मेरा, थीटा है। अगर मैं इस आर वेक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ ले आऊँ, यहाँ से उठाकर यहाँ ले आऊँ, माना अभी मेरा पॉइंट P इधर है, पहले मेरा पॉइंट P यहाँ पर था P1, अब मेरा पॉइंट P2 यहाँ पर है, और ये जो वेक्टर है मेरे पास कौन सा वेक्टर, लेट अस से दिस वन इज R1 वेक्टर, दिस वन इज R2 वेक्टर। ठीक है, देखो R1 R2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, यानी ये चीज तो सेम रहेगी दोनों केस में, चाहे मैं P1 पॉइंट पर P2 पॉइंट पर हूँ। लेकिन एक चीज चेंज होगा, क्या चेंज होगा, थीटा। माना यहाँ थीटा की वैल्यू थीटा 1 है, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा मेरा
थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। अगर थीटा चेंज होगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी P1 और P2 पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे सरफेस होती हैं, वे सरफेस जिन सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि इस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल सेम नहीं है, इट मीन दिस इज नॉट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, सरासर झूठा हो जाएगा, झूठा है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी की ओर। क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस इंक्लोजिंग द ओरिजिन इज जीरो। यानी ये जो मेरे पास सरफेस है, सेम सरफेस, इससे जो फ्लक्स बाहर को निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो के बराबर है। ये डायपोल यहां पर रखा हुआ है। अगर ये डायपोल यहां पर रखा हुआ है, इस डायपोल को ध्यान से देखो, डायपोल का मतलब ही क्या होता है, अगर ये डायपोल इस तरह से है तो यहां क्या चार्ज होगा, प्लस माइनस क्यू, यहां क्या होगा प्लस क्यू, तो यहां पर क्या होगा मेरा माइनस क्यू, यहां पर क्या होगा मेरा प्लस क्यू। अगर ये डायपोल इस तरह से है तो इस डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है, क्यू नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यू नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर क्यू नेट जीरो है तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, अगर मैं क्या निकालूं यहां से, क्यू इनक्लोज निकालूं, तो क्यू इनक्लोज विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर क्यू इनक्लोज जीरो है तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई अपसाइन नॉट, ये जीरो है, डिवाइड में कितना है अपसाइन नॉट, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ऐसी ये कुछ बातें बोल रहा है, यानी ऑप्शन सी भी क्या है मेरा करेक्ट है। ठीक है, अभी तक कहानी बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत इजी ऑप्शन थे, हमने फटाफट से क्या कर लिए, जो सही है सही कर दिया, जो गलत है उसको गलत बोल दिया। अब आते हैं अपने ऑप्शन नंबर डी की ओर। क्या बोल रहा है, द रेडियल कंपोनेंट ऑफ ई इज जीरो ऑन द एक्स वाई प्लेन। जो रेडियल कंपोनेंट है एक्स वाई प्लेन में, उसकी वैल्यू कितनी बोल रखी है उसने, जीरो बोल रखी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ऐसा हेडिंग बनाकर चलो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या फॉर्मूला होता है, किसी को पता है, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, बहुत लगन से पढ़ा हुआ है, और आपको पता भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास यहां पर ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज अवर एक्स एक्सेस, दिस वन इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस, और कहीं यहाँ पर मेरे पास एक डायपोल रखा हुआ है जो कि इस तरह से जेड कैप डायरेक्शन में है। तो हियर वी हैव ए डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट p के बराबर है, और मेरा ओरिजिन क्या है, o है, और मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पर, ये जो ये वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट p का ये r है, तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्या मेरे पास, एक बार ध्यान समझना, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r³ इंटू 3, यहाँ पर आता है क्या, r वेक्टर डॉट r कैप माइनस का p वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई, जहां पर ये जो r कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर इन दिस r डायरेक्शन, जहां r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन दिस r डायरेक्शन, ये r वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो मेरे पास क्या है, r कैप है, p क्या है मेरे पास यहाँ पर डायपोल मोमेंट है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आप सब जानते हो। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, रेडियल कंपोनेंट पूछा, यानी इस r कैप की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जीरो होगा, ये हमें बताना है, यानी वो भी कहां, इन एक्स वाई प्लेन। अब जरा समझना, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास जेड एक्सेस है, अगर मैं यहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाऊं तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो मेरे पास r वेक्टर है जो यहां से ये एंगल बनाएगा, इसे मैं क्या बोलता हूं भाई, थीटा बोलता हूं। ठीक है, इसे मैं क्या बोलता हूं, थीटा बोलता हूं। इस r कैप की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा कहां की ओर होगा, इधर की ओर, दिस इज अवर r कैप। अब जो अगर मैं थीटा की डायरेक्शन में क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, तो कहां की ओर आएगा, इधर की ओर। तो दिस इज, ये एंगल ऐसे लेते हैं, ठीक है, एंगल कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन थीटा कैप डायरेक्शन, जो थीटा कैप है कहां की ओर है, ऐसे नीचे की ओर है। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर इधर की ओर होगा, इस पॉइंट पर इधर की ओर, इस पॉइंट पर इधर की ओर, ऐसे ऐसे यूं करके। ठीक है,
नाउ अगर मैं इस P को इसके कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहूं तो इस P के दो कंपोनेंट आएंगे, एक किस डायरेक्शन में भाई, इस R की डायरेक्शन में, या बोलते हैं R कैप की डायरेक्शन में, जो मेरे पास कितना आ जाएगा P cos थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और एक कहां की ओर आएगा, इस माइनस थीटा कैप की डायरेक्शन में, यानी कहां की ओर, इधर की ओर। एक कंपोनेंट कहां की ओर आएगा भाई, इधर की ओर। तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ P इन माइनस थीटा कैप डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। इस तरह से थीटा कैप कहां की ओर है, ऐसे नीचे की ओर है। अब अगर मैं यहां पर इसको कंपोनेंट ब्रेक करूं, वेक्टर रिजोल्यूशन करूंगा, तो यहां पर एक वेक्टर कैसे आएगा, सॉरी ये ऐसे आएगा, ठीक है। और ये वेक्टर कौन सा होगा मेरे पास, दिस विल बी अवर कंपोनेंट ऑफ दिस P, और इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा मेरा, P साइन थीटा होगा। और जो P साइन थीटा वो किस डायरेक्शन में है, माइनस थीटा कैप डायरेक्शन में है, बिकॉज थीटा कैप कहां की ओर है, इधर की ओर है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, माइनस थीटा कैप होगी। और जो P cos थीटा किस डायरेक्शन में है भाई, आर कैप डायरेक्शन में है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो सिंस दिस P वेक्टर कैन बी रिटन एज P cos थीटा आर कैप, फिर कितना आ जाएगा, प्लस का P साइन थीटा माइनस थीटा कैप, बिकॉज जो P साइन थीटा किस डायरेक्शन में है, माइनस थीटा कैप डायरेक्शन में है, ठीक है। थोड़ा सा और सजा के लिख दो, तो ये मेरे पास कितना आ गया, यहां से मेरे पास P वेक्टर विल बी इक्वल टू P cos थीटा आर कैप माइनस का P साइन थीटा, और ये कितना आ गया यहाँ, थीटा कैप आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू उठाओ यहां से इधर रखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला थोड़ा बहुत मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1/r की पावर 3 इंटू 3। अब ये मेरे पास क्या है, P डॉट आर कैप है, बर्बली करते हैं, ये मेरे पास क्या है, P वेक्टर है और डॉट आर कैप करना है, यानी इस पूरे का इस आर कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट। देखो आर कैप डॉट आर कैप कितना हो जाएगा 1, आर कैप डॉट थीटा कैप कितना हो जाएगा 0, यानी ये टर्म तो कितना हो जाएगा 0, सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा, ये वाला। तो यहां पे मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये निकल के आया कितना, P cos थीटा आर कैप, ये निकल के आया। ये आर कैप कौन सा वाला है, ये वाला आर कैप है, ठीक है, बाहर जो आर कैप है। फिर माइनस किसकी वैल्यू आएगी, अगेन इस P वेक्टर की, जो कितनी है मेरे पास, माइनस करके ये टर्म, फिर ये वाला टर्म आ जाएगा। तो दिस इज P cos थीटा आर कैप माइनस, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू P साइन थीटा थीटा कैप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो, मैथमेटिक्स लगाओ, तो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r की पावर 3 इंटू 2P cos थीटा आर कैप, P cos थीटा आर कैप, सॉरी 3P cos थीटा आर कैप माइनस P cos थीटा आर कैप, तो कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास कितना, 2P cos थीटा आर कैप माइनस का P साइन थीटा थीटा कैप। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैव टू कंपोनेंट, वन इज अलोंग आर कैप डायरेक्शन एंड वन इज अलोंग थीटा कैप डायरेक्शन। और जो आर कैप डायरेक्शन जो कंपोनेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं। तो दिस कंपोनेंट इज रेडियल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E के दो कंपोनेंट निकल के आए, वन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पूरा K लिख दूं, इसको मैं सिंपल में K लिख दूं, कोई दिक्कत है भाई, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, K लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकता हूं। तो कितना आ जाएगा ये 2KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप माइनस का KP साइन थीटा अपॉन में कितना आ गया, आर क्यूब होगा, आर स्क्वायर नहीं, आर क्यूब इंटू थीटा कैप। तो दिस इज अवर रेडियल कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट यहां पर है इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हमें यह बताना है इस रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, कहां, ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में इस रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी। जैसे मैं एक्स वाई प्लेन में आऊंगा, ये मेरे पास आर वेक्टर है, जैसे मैं एक्स वाई प्लेन में आया तो इन एक्स वाई प्लेन ये आर वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर ये एंगल हो जाएगा मेरे पास कितना 90 डिग्री। इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन
जो मेरे पास थीटा होगा, थीटा क्या है मेरे पास, कोऑर्डिनेट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जो थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। आओ सॉरी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा थीटा हो जाएगा मेरे पास कितना, 90। थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा 90 है, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इस ई का रेडियल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये जो बोल रहा था ना ऑप्शन नंबर 4 में, ये बिल्कुल सही बोल रहा था भाई। ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल क्या है, सही है। अब इस पूरे क्वेश्चन से हमने कितनी चीजें सीख ली डायपोल के बारे में। एक तो भाई ये हमने फॉर्मूला सीखा डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधे सीधे भी पूछ लिया जाता है। अभी इसने कौन सा कंपोनेंट पूछा है, रेडियल कंपोनेंट। हो सकता है अगली बार कौन सा पूछ ले, कंपोनेंट इन थीटा का डायरेक्शन पूछ ले, ठीक है, या टेंजेंशियल कंपोनेंट पूछ ले, कैसे भी बोल सकता है इसको, ठीक है। बिकॉज ये थीटा कैप कैसे होगा, इसमें यहाँ पर अगर मैं ऐसे इस पर ड्रॉ करूंगा तो उस पर टेंजेंट होगा यूं करके, ठीक। तो अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इस तरह से। और ये लास्ट क्वेश्चन था आज का हमारा, आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक लेक्चर सीरीज है जो हमने एक पहल स्टार्ट की है और आप लोगों के लिए है। तो आप इसको अधिक से अधिक प्यार दीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका हर कमेंट मेरे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, सुबह से मैं पढ़ा ही रहा था, फिर मैं रात को अलग से तुम्हारे लिए टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप एक कमेंट करोगे नीचे से कि भाई आपको ये वीडियोस कैसी लगी, अगर आप इसको एक बार शेयर कर दोगे अपने दोस्तों के साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे एक किक मिलेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छा बेहतर कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।